नमस्कार दोस्तों। मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अपन देख रहे थे कि यूनिट अपनी चल रही थी एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी विचारधारा कौन से रिलेटेड चल रही थी। गांधी जी को, स्वामी विवेकानंद जी को, स्वामी दयानंद सर सबको अपने रीड किया था कि उनकी क्या क्या विचारधाराएं हैं शिक्षा को लेकर, वो किन कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चल रहे हैं। आध्यात्मिक शिक्षा, धर्म के बारे में शिक्षा, धर्म और शिक्षा का क्या संबंध है, सबके बारे में हमने देखा था। आगे अभी कैरी ऑन करते हैं। धर्म और शिक्षा और संस्कृति क्या रिलेट करता है, उन चीजों को अपन देखते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शिक्षा और संस्कृति की अवधारणा क्या है, शिक्षा क्या है, संस्कृति क्या है। शिक्षा हमने बार बार देखा, अलग अलग विचारकों के विचार भी देखे कि शिक्षा का मेन टारगेट क्या है, सर्वांगीण विकास करना। और धर्म भी हमें वही सिखाता है कि मॉरल वैल्यूज क्या हैं, उनका आचरण किस तरह करना है। शिक्षा उन चीजों को बताता है कि हमें व्यवहार में उन चीजों लेकर कैसे आना है, इन चीजों के बारे में बताता है। तो अभी संस्कृति क्या है, उसका शिक्षा से कैसे रिलेशन है, उन कैरी ऑन कर। शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास। एक टर्म बार बार अपन देख रहे हैं, सर्वांगीण विकास। उस सर्वांगीण विकास के अंदर ये सारी चीजें आती हैं जिसके अंदर व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और बेसिकली आध्यात्मिक विकास इंक्लूड होता है। शिक्षा केवल चीजों को एक तरफा लेकर नहीं चलती, शिक्षा सभी चीजों को एग्रीगेट लेकर चलती है। शिक्षा केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक स्कूल की एज कंप्लीट हो गई है, एक कॉलेज का एजुकेशन कंप्लीट हो गया है तो हमारे बेस के ऊपर शिक्षा कंप्लीट हो गया है, ऐसा नहीं रहता। शिक्षा लाइफ टाइम चलती रहती है, हमें सीखना, लर्निंग प्रोसेस जो है हमारा वो लाइफ टाइम चलता रहता है। तो वही लर्निंग प्रोसेस एक तरह से शिक्षा का ही स्वरूप है। प्राचीन विद्वानों के विभिन्न रूपों को हमने परिभाषित किया था, देखा था गांधी जी शिक्षा को क्या बताते थे। गांधी जी शिक्षा को बताते थे कि शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन, आत्मा का समान विकास, इक्वल डेवलपमेंट होना जरूरी है। चाहे वो शारीरिक डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे मॉरल डेवलपमेंट हो, सभी चीजों को एक साथ लेकर चलना। हमारा सोल का भी अगर उससे डेवलपमेंट हो रहा है, जिसको हम आध्यात्म कहते हैं, ईश्वर, आत्मा, इन चीजों का भी हमारा मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है तो वो शिक्षा के अंतर्गत ही आएगा। तो गांधी जी ने सीधी सीधी बात कही थी कि शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का इक्वल डेवलपमेंट। स्वामी विवेकानंद जी भी इसी बात को साथ लेकर चले थे कि शिक्षा का अर्थ है मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। कि शिक्षा के अंदर क्या है कि मनुष्य पूर्ण रूप से डेवलप हो जाए, उसके अंदर की जो एनर्जीज हैं वो पूरा डेवलप हो जाए, वो अभिव्यक्ति करना सीख जाए, वो शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो वो देखें, शिक्षा प्रकृति के अनुसार विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है कि जो नेचर हमसे चाहता है उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट करना, जो समाज हमसे चाहता है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हमसे चाहता है, उसके अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट होना शिक्षा है। रूसो की प्रकृतिवाद के समर्थक थे तो उन्होंने प्रकृति को साथ लेकर इन चीजों को कैरी ऑन किया है। कि शिक्षा क्या है, शिक्षा प्रकृति के अनुसार विकास का प्रोसेस है। विशेषताएं देखते हैं, वही डेफिनेशन से कंप्लीट हो रही हैं विशेषताएं कि आजीवन चलने वाली सतत प्रक्रिया है, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए नीडेड है। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती बल्कि हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसको भी ग्रोथ करती है, ये वैल्यूज को देखती है, डिसिप्लिन को देखती है, हमारे सहयोग, आपस में किस तरह का कोऑर्डिनेशन है और हमारे अंदर सहिष्णुता का विकास करती है, इनडायरेक्टली मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट करती है, वही शिक्षा है। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम शिक्षा को बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं। अभी शिक्षा और संस्कृति को हमने देखना है कि शिक्षा और संस्कृति दोनों क्या हैं, शिक्षा किस तरह संस्कृति से रिलेट करती है, इन दोनों का क्या सा संबंध है, उन चीजों को देखना है। तो शिक्षा को तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन संस्कृति क्या है उस चीज को देखते हैं। संस्कृति शब्द संस्कृत से बना है। संस्कृत एक र धातु से, जिसका अर्थ है सुसंस्कार। सु मतलब अच्छी तरह से,
संस्कारित करना, किसी चीज को अच्छी तरह सुसंस्कारित रूप से अच्छी तरह अपने अंदर ऑब्जर्व करना, दैट्स कॉल्ड संस्कृत। हम उसे संस्कृत कह सकते हैं। संस्कृत क्या है? किसी अच्छे संस्कारों को धारण करना और उन धारण करते हुए उन्हें व्यवहार में लेकर आना, वो है हमारा संस्कृति का आशय समाज द्वारा निर्मित जीवन मूल्यों, आचारों, विश्वासों, परंपराओं, ज्ञान, कला, आचरण का स्वरूप। समाज द्वारा जितनी भी बनी हुई मॉरल वैल्यूज हैं, जितने भी व्यवहार हैं, जितने भी विश्वास हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, उन सबको साथ लेकर चलना और उन्हें व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतारना संस्कृति कहलाती है। संस्कृति को सीधे सीधे कह सकते हैं कि संस्कृति समाज के द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो हमारे व्यवहारों के अंदर कंटिन्यूस करें, जिनको हम अपने व्यवहारों में अपना सकें, वो सारी की सारी संस्कृति के अंदर आती है। संस्कृति क्या होती है? ये वह धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, टर्न बाय टर्न आगे की पीढ़ी के अंदर ये जाती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। एक पीढ़ी के अंदर है वो संस्कार दूसरी पीढ़ी के अंदर जाएंगे, संस्कृति दूसरी पीढ़ी में जाती है। संस्कृति की विशेषताएं देखें तो संस्कृति वो है जो मानव को सभ्य बनाती है और सुसंस्कृत बनाती है, सुसंस्कारित बनाती है, अच्छे संस्कारों को धारण करने वाला बनाती है, जो हमारी मॉरल वैल्यूज हैं हमारे कल्चर के अंदर, वो धारण करने वाला बनाती है। तो संस्कृति वो है जो मनुष्य को सभ्य समाज में लायक बनाएगी और अच्छे संस्कारों को अपने जीवन में ऑब्जर्व करने वाला बनाएगी। यह समाज के जीवन आदर्शों और मूल्यों को प्रकट करती है। हमारी लाइफ के जो आइडियल हैं, जो आदर्श हैं और जो हमारी लाइफ की वैल्यूज हैं, उनको प्रकट करने का जो एबिलिटी है वो हमें संस्कृति से है, हमारे कल्चर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर में मिलती है। कि हमारी वैदिक परंपराएं क्या थी, हम वेदों, पुराणों, धार्मिक ग्रंथों में क्या चीजें ऐसी थी जो हमने ऑब्जर्व किया और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज चलती रहती हैं। अपने घरों में देखते हैं कि काफी रीति रिवाज चलते हैं, उन रीति रिवाजों को भी कंटिन्यू ऐसे ही है। हमारी मदर अगर कुछ इस तरह का ट्रेडिशनल चीजें करती है जो हमारी परंपराओं के अंतर्गत आता है, तो हम भी उन्हें फॉलो करते हुए आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसको करते जाते हैं। तो वही संस्कृति है, वहां पर सुसंस्कार आएंगे, अंधविश्वास इसके अंदर नहीं आएगा, दकियानुसी विचार इसके अंदर नहीं आएंगे। केवल वही चीजें आएंगी जो हमें सुसंस्कार देती है, अच्छे संस्कार देती है। जो चीजें जैसे प्रणाम करना, अच्छे एटिकेट्स अपने कराना, वो चीज़ हमारे को पीढ़ी दर पीढ़ी कल्चर वाइज हमारी मिलती जाती हैं। यह गतिशील है क्योंकि समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। जैसे वैदिक युग था, उस टाइम जो चीजें थी पीढ़ी से आगे आई, थोड़ा कुछ चेंज हुआ। टाइम जैसे मध्यकालीन युग आया, उसके बाद आज वर्तमान आधुनिक युग आ रहा है, जैसे जैसे चीजें चेंज होती जा रही हैं, ये संस्कृति है, थोड़ा बहुत परिवर्तन इसके अंदर होता है क्योंकि लचीलापन है इसके अंदर, क्योंकि समाज की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, प्रकृति की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, जीवन की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग ये परिवर्तित होती रहती है। पहले जो चीजें थी जरूरी नहीं है कि वही हम सेम करते, हाँ उनका स्वरूप बदलकर हम अपने जीवन के अंदर उन चीजों को अपनाते जाते हैं जो हमारे संस्कारों के अंदर ऐड होते हैं। संस्कृति समाज को पहचान और दिशा देती है, समाज को एक अच्छा सा पहचान देगी कि किस कल्चर से आप बिलोंग, कैसे आपके कहते हैं ना कि भी पीछे से आपका क्या कल्चर रहा हुआ है, किस तरह की संस्कृति को लेकर आए हो आप। इंडियन संस्कृति, अपने भारतीय संस्कृति की बात करें तो संस्कार अपन देखते हैं, आप अलग अलग संस्कार अलग अलग टाइम पर किस तरह किए जाते हैं, उन चीजों कैरी ऑन करते हैं। यज्ञ देख तरह है, हमारे पीछे संस्कृति से ही हमने धारण किए हुए हैं और वर्तमान समाज के अंदर जैसी उसकी आवश्यकता है उसको कैरी ऑन करते हैं। जैसे अलग अलग संस्कार हैं, जैसे गुरु को जाते समय संस्कार दिए जाते थे, कर्ण बेद संस्कार किया जाता था, उनका रूप थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन वो हमारे कल्चर के अंदर हम आज भी ऑब्जर्व करते हैं, अपनी लाइफ को समाज के अकॉर्डिंग जीते हैं, वही है संस्कृति। फिर शिक्षा और संस्कृति का क्या संबंध है? संस्कृति का संरक्षण, शिक्षा है जो संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखती है, आगे की जो पीढ़ी है उसके अंदर लेकर जाती है। शिक्षा के माध्यम से ही जो हम ज्ञान ले रहे हैं, विद्यालय के अंदर जो ज्ञान धारण कर रहे हैं, जो आगे हमें ज्ञान मिल रहा है, तो हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को, हमारे रीति रिवाज को, हमारी परंपराओं को वो हमें शिक्षा के माध्यम से ही सिखाया
जाता है। अलग-अलग फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल टाइम के अंदर, देखते हैं कि अलग-अलग फेस्टिवल हर कल्चर के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। दीपावली, रक्षाबंधन, लाइक गुरु पूर्णिमा, तो इस तरह के ये जो फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें पता चलता है बच्चों को कि क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारी संस्कृति है। हर कल्चर के अकॉर्डिंग अलग-अलग प्रोग्राम को ट्राई करना, उन देखना कि किस तरह वो चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर चल रही हैं। देश की संस्कृति जो है, अलग-अलग विभाग, अलग-अलग भागों के, अलग-अलग देशों की जो अलग-अलग नृत्य के बारे में बच्चों को कैसे पता चला कि कहाँ का कुचिपुड़ी है, कहाँ का भरतनाट्यम है, किस तरह वो हमारे कल्चर के अंदर है। इन सब का ज्ञान हमें शिक्षा के माध्यम से ही होता है। तो शिक्षा ही एक ऐसा रिसोर्स है जिसके द्वारा हमें हमारी संस्कृति का, हमारे रीति रिवाजों का, हमारी परंपराओं का, इन सब का ज्ञान मिलता है। तो शिक्षा के माध्यम से ही हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को सुरक्षित रख सकते हैं। संस्कृति का संवर्धन, शिक्षा संस्कृति में नवीनता, सुधार और परिवर्तन लाती है। संस्कृति अगर कोई इस तरह का इतना हार्ड उसके अंदर नहीं है, वो चीजों में लचीलापन है कि जैसा समाज है उसी के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो जाता है, जैसी समाज की आवश्यकता है उसी के परिवर्तन हो जाता है। तो वो हम शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा क्या है, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों को ज्ञान देना, वही शिक्षा है। उनका सर्वांगीण विकास करना समाज की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, तो वही शिक्षा है। तो संस्कृति को जब हम सिखाते हैं तो समाज की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग उन्हें सिखाते हैं कि समाज को किस चीज की आवश्यकता है, क्या इनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता है, परिवर्तन किस लिए किया जाता है कि अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन ना हो या इनमें लचीलापन ना हो, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो ये चीजें, तो जो आने वाली पीढ़ी है उस चीज को अपनाने में थोड़ा सा हिचकेगी कि ऐसा नहीं पॉसिबल। तो वो चीजें हैं कि उनमें लचीलापन लाकर जैसे आने वाली पीढ़ी है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया जाता है और थोड़ा सा परिवर्तित किया जाता है। लेकिन उसका मूल जो स्वरूप है उसे नहीं बदला जाता। कि मूल स्वरूप क्या है, उसे चेंज करने की बजाय थोड़ा सा उनमें लचीलापन लाकर उन्हें समाज की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। व्यक्ति और संस्कृति का संबंध, शिक्षा व्यक्ति को संस्कृति से जोड़ती है और उसे सामाजिक जीवन के योग्य बनाती है। समाज का है ना कि शिक्षा क्या है, समाज की आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो चीजें हम सीखते हैं वो शिक्षा है। तो समाज की आवश्यकता जो होगी उसी के अकॉर्डिंग संस्कृति हमारी चलती जाएगी और हम वैसा ही सीखेंगे और समाज को वो चीजें अवेलेबल करवाएंगे। शिक्षा के माध्यम से ही ये पॉसिबल है, और कोई माध्यम से ये चीज की जा सके। समाज का विकास, शिक्षा और संस्कृति मिलकर समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। जैसा समाज है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होकर उसे प्रोग्रेस की ओर लेकर जाना शिक्षा का मेन टारगेट रहता है। तो शिक्षा और संस्कृति इस बेस के ऊपर भी समाज को पथ पर लेकर जाते हैं। राष्ट्र निर्माण में भूमिका है, शिक्षा संस्कृति को सशक्त बनाती है और संस्कृति राष्ट्र की पहचान को कहीं ना कहीं स्थापित कर। भारतीय संस्कृति सनातन जिसको आप जानते हो, तो वो भारत का मूल है, मूल धर्म जिसको, तो ये हम कैसे सीख पाए, शिक्षा के माध्यम से ही सीख पाए। अब राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का विकास इन चीजों के माध्यम से ही पॉसिबल है, जब चीजें रियल में हैं उनको किया जाएगा, ना कि उन चीज़ों को करते हुए धर्म अंधविश्वास के अंदर कन्वर्ट कर दें, धर्म को कट्टरता में हम कन्वर्ट कर दें, तो वो चीजें राष्ट्र की उन्नति नहीं, राष्ट्र की एकता अखंडता को हार्म करेंगी। तो शिक्षा के माध्यम से वास्तविकता है उसको बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाया जा सकता है, आइडेंटिफाई करवाया जा सकता है कि रियल में क्या चीजें हैं और किस तरह इन्हें डील करना है। वास्तविकता के अंदर बच्चों को शिक्षा के माध्यम से ही ले जाया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा और संस्कृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा संस्कृति को जीवंत बनाए रखती है और संस्कृति शिक्षा को नई दिशा प्रदान करती है। यदि शिक्षा ना हो, संस्कृति लुप्त हो जाएगी, और यदि संस्कृति ना हो तो शिक्षा निरर्थक हो जाएगी। मतलब हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो एथिक्स हैं, हमारे जो आदर्श हैं, सारे के सारे संस्कृति के अंदर विद्यमान हैं, और संस्कृति के माध्यम से ही शिक्षा के अंदर इसको इंक्लूड किया जा सकता है। अगर शिक्षा के अंदर ये चीज है तो वैल्यूज समझ पाएंगे, बच्चे अपने समाज को नहीं समझ पाएंगे, बच्चे अपने राष्ट्र की धरोहर को नहीं समझ पाएंगे। तो शिक्षा के साथ संस्कृति का बहुत बड़ा संबंध है, कहा जा सकता है कि एक दूसरे के पूरक
इस तरह हमने शिक्षा और धर्म को पढ़ा था, उसी तरह शिक्षा और संस्कृति, तो ये एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें हैं। शिक्षा के अंदर धर्म, नैतिकता, मोरल वैल्यूज, हमारा सांस्कृतिक जितना भी विकास है, उन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है, तब शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास अननेसेसरी शिक्षा के द्वारा सर्वांगीण विकास तो क्योंकि हम देखते हैं कि शिक्षा का सर्वांगीण विकास से क्या मतलब, शरीर का विकास, आत्मा का, मन का विकास, नैतिक विकास, धार्मिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी इंक्लूड, पूरा का पूरा जब एग्रीगेट विकास होता है तो उसे हम शिक्षा का जो उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, वो टारगेट अचीव कर पाते हैं। तो शिक्षा के माध्यम से इन चीजों का विकास किस बेस पे किया जा सकता है, धर्म के आधार पर किया जा सकता है, संस्कृति को इंक्लूड करके किया जाता है, मॉरल वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है, राष्ट्र प्रेम, देश सेवा, एकता, अखंडता, इन सबको और आधुनिकता को साथ में जब करेंगे तब सारा का सारा हमें इजीली प्रोवाइड हो सकता है। हमारा जो टारगेट है, टारगेट क्या है, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, तो इन सबको शिक्षा के अंदर ऐड करना पड़ेगा, तभी चीजें समझ आ पाएंगी। अननेसेसरी जो सर्वांगीण विकास की है, वो जो हमारा मूल एम है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की शैक्षिक अवधारणा अपने पीछे रह गई थी, गांधी जी की पढ़ ली थी हमने, स्वामी जी की, दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की रह गई थी, तो पर थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय पुनर्जागरण के महान साहित्यकार हैं, कवि हैं, दार्शनिक हैं और शिक्षाविद ये थे। मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य, इनका क्या मानना था कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन के लिए नहीं है, मतलब ओनली पुस्तकीय ज्ञान के लिए नहीं है, किताबों का ज्ञान नहीं देना, आपको सिर्फ उन चीजों का नॉलेज नहीं देना, बल्कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। वही सर्वांगीण विकास किसे कहते हैं, मनुष्य का सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ये सभी इंक्लूड है शिक्षा के अंदर। ओनली पुस्तकीय ज्ञान देना शिक्षा नहीं है। अगर आप एक डिग्रीज ले लेते हो और उन किताबों को पढ़ के ऊपर अपने अच्छी मार्किंग ले आते हो, तो आप शिक्षित नहीं कहलाओगे जब तक आपका पूरा का पूरा अदर कैरिकुलम एक्टिविटीज हैं साथ में नहीं सीख रहे, जो समाज की आवश्यकताएं हैं उनको नहीं सीख रहे, अगर समाज की शिक्षा रोजगार उन्मुख नहीं है, आप उन्हें नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो आप शिक्षित नहीं कहलाओगे। एक सुशिक्षित होना मतलब है कि मनुष्य का पूरा सर्वांगीण विकास हो जाए। रविंद्रनाथ टैगोर भी इसी चीज को कैरी ऑन करते थे कि मनुष्य जो शिक्षा का उद्देश्य है, केवल मनुष्य के अंदर ज्ञान अर्जन करना नहीं है, ओनली किताबी ज्ञान देना नहीं है, ओनली नॉलेज इंक्रीज करना नहीं है, नॉलेज इंक्रीज उसके द्वारा उस नॉलेज से डेवलपमेंट भी हो, विकास भी हो, वो इसके अंदर आता है। तो बल्कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास है। टैगोर की शैक्षिक सोच प्रकृति, स्वतंत्रता और मानवता पर आधारित थी। वो प्रकृतिवाद को समर्थक कर देते थे, जैसे रूस का हमने पढ़ा कि वो प्रकृतिवाद के समर्थक थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी भी यही कहते थे कि प्रकृति के अकॉर्डिंग जो चीजें चाहिए वो शिक्षा के अंदर इंक्लूड चाहिए। नेचर क्या चाहता है हमसे, आज नेचर की क्या आवश्यकता है, उसको साथ में ऐड हमें करना जरूरी है। स्वतंत्रता, फ्रीडम, फ्रीडम से मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी बोल, फ्रीडम से मतलब है आपका जो वर्क है वो फ्रीली माइंड से आप करो, वहां पर आपको एक स्वतंत्रता मिले कि आपके विचारों की स्वतंत्रता हो, आपके अंदर चीजों जिन्हें समझने की स्वतंत्रता हो, तर्क करने की जो क्षमता है उसके अंदर आपके अंदर स्वतंत्रता आए, आप उन चीजों को खुले दिल से अपनाएं। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है आप उन्हीं दकियान उसी विचारों के ऊपर, आपके अंदर विचारों को एक्सप्रेस की बात यहाँ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात की जा रही है जो मानवता पर आधारित हो, मतलब किसी भी जीव जंतु मनुष्य नेचर के अंदर कुछ भी है, उसके प्रति आपके अंदर एक सहिष्णुता, एक प्रेम, एक दया भाव का विकास भी होना चाहिए। शिक्षा की परिभाषा देखते हैं। शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य की प्रतिभा का विकास होता है। इसका उद्देश्य है व्यक्ति को स्वतंत्र बनाना, सृजनशील बनाना, नैतिक बनाना और मानवतावादी बनाना। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या बताया, मूल क्या है, मेन एम क्या है शिक्षा का। तो शिक्षा का मेन एम क्या है,
व्यक्ति को स्वतंत्र बनाना, व्यक्ति अपने विचारों के अंदर, अपनी सोच के अंदर खुले दिल से सब चीज़ अपनाए, माइंड उसका ब्रॉड हो, ऐसा नहीं हो कि दकियन उसी विचारों के अंदर ही वो चीज़ों को कैरी ऑन करता आ रहा है। तो उसके अंदर स्वतंत्रता इस बेस के ऊपर है, सृजनशील हो, नई नई चीज़ों का क्रिएटिव माइंड हो उसका, कि ऐसा नहीं है कि जो पुराना ढर्रा चलता आ रहा है उसी के ऊपर चले, नहीं, थोड़ी क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर लाना बहुत जरूरी है। फिर नैतिकता, मॉरल वैल्यूज होना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मॉरल वैल्यूज होंगी तभी वो चीजों को समझ पाएगा, उसके अंदर प्रेम, दया भावना जैसी चीजें विकास हो पाएंगी। और मानवतावादी बनाना, संपूर्ण मानव जाति को, जीव जंतु जो भी जिसके अंदर प्राण है उनके प्रति उसका प्रेम हो, उन चीजों के पेन को वो समझे, उन चीजों के दर्द को वो समझे। मानवतावादी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा को जीवन की नियंत्रण प्रक्रिया मानते थे, कि शिक्षा है वो लाइफ टाइम चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है, कभी भी लाइफ टाइम चीजों को हम सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखना ही शिक्षा के अंदर आता है। सिर्फ किताबी ज्ञान इन्होंने इनको वैल्यू नहीं दी, कि ज्ञान अर्जन करना, नॉलेज ले लेना, किताबों को पढ़ लेना वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा के अंदर मॉरल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना चाहिए, आपके कल्चरल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना चाहिए, आप में मानवतावादी का गुण, आप में सृजनशीलता का गुण, आप में स्वतंत्रता का गुण, ये चीजें भी विद्यमान होनी चाहिए। तो वो शिक्षा है, रविंद्रनाथ टैगोर इसी को शिक्षा कहते थे, इसके द्वारा मनुष्य का अब सर्वांगीण विकास बार बार, तो जितने भी एथिक्स हैं हमारे, जितने भी हमने विद्वानों को पढ़ा, चाहे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, मदन मोहन मालवीय जी, गांधी जी, अभी रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, सबको हमने पढ़ा। तो सबके अंदर इंक्लूड, लास्ट में अगर हम कंक्लूजन देखें, एक निष्कर्ष देखें, तो वो सर्वांगीण विकास पर बल देते थे। कोई भी ऐसा विद्वान नहीं था जो सिर्फ किताबी ज्ञान को, पुस्तकीय ज्ञान को शिक्षा कहे। किसी भी विद्वान ने ऐसा नहीं कहा, चाहे हमारी वैदिक विचारधारा थी उसके अंदर हमने देखा, वेदों के अंदर भी ऐसा नहीं कहा था कि ओनली वेदों को आप पढ़ लो, नहीं, उन चीजों को समझो, उन जीवन में अप्लाई करो। हमने जैन और बौद्ध विचारधारा पढ़ी, उसमें भी ऐसा ही था कि चीजों को अपने व्यवहार के अंदर अपना कर चीजों को क्रिएट करो, अपने वैल्यूज को डेवलप करो, समाज को जिस चीज की आवश्यकता है उन चीजों को अपने अंदर डेवलप करो, उन चीजों का विकास करो, और समाज को एक बेहतर भविष्य देना। ये चीजें वहां पर भी थी, ये चीजें जितने भी हमने विद्वान, वैदिक विचारधारा, जैन, बौद्ध, कुरान, सब चीजों को हमने पढ़ा, तो सबके अंदर यही बात इंक्लूड की गई है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, बालक विकसित हो पाए, ऐसा जो पढ़ाया जा रहा है, चाहे धर्म से रिलेट करें, चाहे संस्कृति से रिलेट करें, चाहे मॉरल वैल्यू से रिलेट करें, तो सबको इंक्लूड करना है। ओनली सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना, ओनली सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पुस्तकीय ज्ञान देकर, किताबों को पढ़ाकर बच्चे को डिग्री दे दी। अब बच्चा उस डिग्री के माध्यम से अपना व्यवहारिक जीवन है उसको समझ पाए, बच्चे की जो मॉरल वैल्यूज हैं, देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, देश के प्रति जो ड्यूटीज हैं उसकी, सबको भी समझ पाए। पूरी चीजों को इंक्लूड करके अगर वो एक सुशिक्षित बालक बन जाता है और देश के भविष्य का निर्माण वही उसने करना है, तो अगर वो ऐसा बन जाता है तो वो पूर्ण रूप से शिक्षित है। अगर कोई फैक्टर छूटता है, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप नहीं हो रही, कल्चरल वैल्यूज डेवलप नहीं हो रही, सामाजिक, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो डेवलप नहीं हो पा रहा, तो शिक्षा का जो एम है, शिक्षा का जो टारगेट है, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो नहीं हो। टैगोर की शैक्षिक अवधारणाओं में उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे। उन्होंने कहा था कि प्रकृति आधारित शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सर्वोत्तम वातावरण प्रकृति की गोद में ही है। वो कहते थे कि मनुष्य प्रकृति से ही उसने जन्म लिया है और उसी की गोद में रहकर वो सब सीखता है, तो वो प्रकृतिवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो शिक्षा है, सर्वोत्तम वातावरण प्रकृति की गोद है। इसी सोच के आधार पर उन्होंने शांति निकेतन, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की उन्होंने, कि वो नेचर से, कहते थे कि बच्चों को नेचर से कनेक्ट रखो, नेचर से ही बालक सीखेगा। अभी नदियों से क्या सीखते हैं, पेड़ों से क्या सीखते हैं, वो हमें जितना सिखाते हैं, नदियां लगातार बहना सिखा रही हैं, प्रेम सिखा रही हैं। तो वो कहते थे कि नेचर से बालक जितना सीख सकता है, प्रकृति से बालक जितना सीख सकता है, वो किसी और चीज से नहीं सीखता। बच्चे को स्वयं को सृजनशील वहीं पर, स्वतंत्रता वहीं पर आकर बच्चे को प्राप्त होगी, जिसकी वजह से उन्होंने एक आश्रम की, एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी की स्थापना की, शांति निकेतन नाम दिया, जिसको करंटली विश्व भारती, जो हमारा विश्वविद्यालय है, उसके अंदर माना जाता है। स्वतंत्रता और रचनात्मक, वो बालक को स्वतंत्र पूर्ण विचार के बारे में कहते थे, और वो बालक कहते थे कि क्रिएटिव हो,
रचनात्मक हो, चीज़ों को क्रिएट करे, चीज़ों को समझे कि किस तरह ये चीज़ है और वास्तविकता में इसका मूल क्या है। तो वो चाहते थे कि बालक को शिक्षा में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कठोर अनुशासन और रटने वाली शिक्षा के वे विरोधी थे। वे कहते थे कि बालक को फ्री छोड़ा जाए, बालक स्वतः अनुशासन, स्वयं अनुशासित जब होना सीखेगा ना बालक, आत्म अनुशासन वो सिखाते थे कि बालक का स्वयं अनुशासन सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप जबरदस्ती बच्चे को कठोर रूप से, स्ट्रिक्ट रूप से रहकर बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हो, तो बालक कभी सीख नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो रटंत प्रणाली जो है हमारी ऐसी, जिसके द्वारा रट्टा लगाकर रटने की प्रवृत्ति जो है, उसके ऊपर वो कहते थे कि वो कट्टर विरोधी थे उन चीजों के, कि भाई इन चीजों के द्वारा बालक को कुछ सिखाया नहीं जा सकता। अगर बालक चीजों के कॉन्सेप्ट को समझ कर करेगा, चीजों जो वास्तविकता है उसके मूल स्वरूप को समझ कर करेगा, तो बालक कभी भी उस चीज को भूलेगा नहीं। का ये मानना था। वो चाहते थे कि भाई चीज़ों को अच्छी तरह समझे, जो उसके सामने है वो वास्तविकता में है क्या, उसका मूल स्वरूप क्या है। उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान ना दिया जाए, उन्हें केवल पुस्तकीय ज्ञान ना दिया जाए, उन्हें पूरा चीज़ों को समझाया जाए भी, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को बच्चा देखे, समझे और उस चीज़ को ऑब्जर्व करे। तो बालक उन चीज़ों को भूलेगा नहीं और अपने व्यवहारिक जीवन में उसे अप्लाई करेगा। वो रटंत प्रणाली के कट्टर विरोधी थे। तो रटने की प्रवृत्ति और कठोर अनुशासन, रविंद्रनाथ टैगोर दोनों का विरोध करते थे। वे कहते थे कि कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला और साहित्य उन्होंने शिक्षा का अनिवार्य अंग माना। मतलब कंपलसरी ये चीजें होनी चाहिए कि बालक की शिक्षा में संगीत की शिक्षा, नृत्य की शिक्षा, चित्रकला की शिक्षा और साहित्य की शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए। मतलब ऐसे सब्जेक्ट बच्चे के रखे जाने चाहिए, जैसे चित्रकला से रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए। अब स्पोर्ट एक्टिविटी के अंदर चीजें, नृत्य बच्चे को सिखाया जाए, जिसकी वजह से बच्चा अपने जो इमोशंस हैं, बच्चे की जो अंदर की फीलिंग्स हैं, वो उसको एक्सप्रेस कर सके। अब चित्रकला अगर बच्चे को आती है, तो बालक जिस तरह के विचारों का है उन ऐसा ही पोर्ट्रेट करेगा। तो हमें पता चलेगा कि बालक किस फील्ड के अंदर जाना चाहता है, बालक का नेचर क्या है, बालक किस तरह की चीज समझ रहा है और किस तरह समझ रहा है। तो इनके माध्यम से वो चाहते थे कि बालक की जो आंतरिक प्रवृत्ति है उसको पहचाना जा सके और बालक को उसी लाइन के अंदर बच्चे को एफर्ट लगाया जा सके, ताकि बालक अपना भविष्य आसानी से बना सके। तो वो चाहते थे कि शिक्षा के अंदर संगीत होना चाहिए, कला आर्ट को सिखाना चाहिए, नृत्य होना चाहिए, चित्रकला, और अपने साहित्य को भी वो पहचाने। सर्वांगीण विकास, ये हर शिक्षाविद का टारगेट रहा है शिक्षा से रिलेटेड, कि ओनली बौद्धिक विकास ही नहीं। बौद्धिक विकास से मतलब है कि उसे रट्टा करवा कर, रट्टा लगवा कर, चीजों को बताकर बच्चे ने रट्टा लगा लिया और चीजें अपने दिमाग के अंदर फीड कर ली। नहीं, बच्चा कंप्यूटर थोड़े, बच्चा एक मशीन थोड़े ना, कि उन बच्चे के अंदर इमोशंस भी हैं। उन चीजों को बाहर लेकर आए तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक, नैतिक, ये विकास भी हो। ओनली बौद्धिक विकास नहीं करना, मशीन नहीं बनाना बच्चे को। बच्चे को हमने एक फीलिंग्स के साथ, एक मॉरल वैल्यूज के साथ एक बेहतर मनुष्य बनाना है, जो मानवतावादी विचारधाराओं को लेता हुआ हो। तो वो कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं है, बल्कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। तो बालक ओनली बौद्धिक विकास के ऊपर डिपेंड ना रहे, उसका सर्वांगीण विकास हो, उसके अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक सारी वैल्यूज भी समझे और उन चीजों को डेवलप करे। अंदर अंदर उसके अंदर मानवतावादी का जो गुण है वो डेवलप हो जाए, तो बालक का सर्वांगीण विकास हो। शिक्षा का मेन ये एम है। मानवतावाद और अंतरराष्ट्रीयता, शिक्षा मानवता, भाईचारे और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास चाहते थे। वो चाहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे वेद बताते हैं हमें कि संपूर्ण वसुधा मतलब पृथ्वी जो है, कुटुंब हमारे परिवार के समान है, तो संपूर्ण पृथ्वी को हमें अपने परिवार के समान मानना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। वो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि बच्चे के अंदर वसुधैव कुटुंबकम जैसी भावना को विकसित करना चाहिए, विश्व बंधुत्व जिसे हम बोलते हैं, उस भावना को विकसित करना चाहिए। शिक्षा संकीर्णता और जाति भेद को दूर कर समाज में समानता लाए। शिक्षा के अंदर जो संकीर्णता है, मतलब जो एक दब्बूपन है, जिसको अपन बोलते हैं कि भाई ठीक है, सोच छोटी है, जो काफी
चीजों को दूर करना जरूरी है। और जातिगत जो भेदभाव है, किसी भी जाति को लेकर, धर्म को लेकर, लिंग को लेकर, कोई भी शिक्षा के अंदर भेदभाव ना हो, सभी को समान शिक्षा का अधिकार हो, सर्वधर्म समानता को हम माने, विश्व बंधुता की भावना को हम माने, और सभी के लिए शिक्षा, इस बात को लेकर हम चले। ये शिक्षा का मेन एम होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर इस चीज का समर्थन करते थे। हालांकि सभी शिक्षाविद इसी बात का समर्थन कर रहे हैं, सर्वधर्म समानता को कहते थे, विश्व बंधुत्व को कह रहे हैं, सर्वांगीण विकास को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो जितने भी अपन शिक्षाविद पढ़े हैं, उनके अंदर, सभी के अंदर मेन ये बात रह रही है। फिर उन्होंने कहा, कार्य एवं अनुभव पर बल। शिक्षा केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। पुस्तकों तक सीमित होगी तो ओनली बच्चे का क्या हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है। तो हमारा टारगेट ओनली बौद्धिक विकास करना तो नहीं है, हमारा टारगेट शिक्षा का क्या है, सर्वांगीण विकास करना। तो वो कहते थे कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक की सीमित नहीं होनी चाहिए, बालक को कार्य, अनुभव और जीवन से सीखने का अवसर भी मिलना चाहिए। बालक अपने वर्क से सीखे, अपने एक्सपीरियंस से सीखे, उसे अनुभव करना और जीवन से सीखने का उसे अवसर मिलना चाहिए। तो प्रकृति की गोद में अगर बालक रह रहा है, प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर वो रह रहा है, तो वो नेचर से स्वतः उन चीजों को सीखेगा। स्वयं अनुशासन उसके अंदर आएगा, बालक आत्म अनुशासन सीखेगा, बालक स्वावलंबी बनेगा, बालक स्वाध्याय सीखेगा। इन चीजों को जब सीखेगा तो उसके अंदर स्वतः ही मानवतावादी जो गुण है वो डेवलप हो जाएगा। प्रकृतिवाद से वो मानवतावाद की ओर जाएगा, उसके अंदर सभी चीजों के प्रति प्रेम, दया भावना, इन चीजों के का विकास हो जाएगा, और उसके अंदर जो मॉरल वैल्यूज हैं वो डेवलप हो जाएंगी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि बालक का केवल पुस्तकों तक ही ज्ञान सीमित नहीं होना चाहिए, बालक अपने वर्क से सीखे, अपने अनुभव से सीखे, अच्छा बुरा सभी सीखे। ये नहीं है कि सिर्फ अच्छा सीख रहा, अच्छे बुरे चीजों की पहचान करना वो सीखे, ताकि मॉरल जो वैल्यूज हैं वो डेवलप हो पाए बालक की। शिक्षक की भूमिका क्या मानते थे, वो कहते थे कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करे। हमने सभी जगह यही देखा है कि शिक्षक को एक ओनली पढ़ाने के लिए नहीं, वो एक मार्गदर्शक का भी काम करे, सही दिशा का चयन करने में शिक्षक हेल्प करे बालकों की, कि बालक को किस दिशा के अंदर जाना है। और मित्र की तरह होना चाहिए, ताकि बालक जो है अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करके टीचर को बता सके। टीचर को कठोर नहीं रहना, अगर वो कठोर रहेगा तो बालक उनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। डर का माहौल नहीं क्रिएट करना, एक मित्र की तरह टीचर को रहना है। शिक्षा का वातावरण प्रेम, स्नेह और सहयोग से भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां पर बालक कंफर्टेबली, बच्चा कंफर्टेबल आ रहा है, एक कंफर्टेबल जोन उसे मिल रहा है, वहां पर उसे प्रेम मिल रहा है, वहां पर उसकी जो वैल्यूज हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उनको चीज़ों को अवॉइड नहीं किया जा रहा। तो ये चीज़ें वहां पर होती हैं, तो बालक इजीली उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है। टैगोर की शैक्षिक संस्थाएं कौन सी थी, सबसे पहला शांति निकेतन आपको बताया। तो शांति निकेतन 1901 के अंदर बनाया गया, और इसका मेन टारगेट था कि बालक प्रकृति की गोद में रहे। इस वजह से इस एम को लेकर ये निकेतन बनाया गया था। तो प्रकृति की गोद में शिक्षा देने के लिए स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय, यहाँ विश्व एक साथ मिलता है, तो पूरे वर्ल्ड के इसी का ही आगे डेवलप कर दिया गया था, इसी को ही। तो जहाँ विश्व एक साथ मिलता है, संपूर्ण विश्व के जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उनके बच्चे अगर यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं तो उनका एडमिशन होता था, और यहाँ पर वो शिक्षा दी जाती थी। और सारी की सारी शिक्षा नेचर बेस होती थी, प्रकृति बेस होती थी, और उन्हें चीज़ों को सिखाया जाता था कि क्या आध्यात्मिक वैल्यूज हैं, क्या मॉरल वैल्यूज हैं, नैतिकता क्या है, अधर्म क्या है, संस्कृति क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति से हम क्या क्या सीख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर इस एम को लेकर ये संस्था खोली गई थी। फिर था इनका उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और संस्कृति का आदान प्रदान करना। ये नहीं कि केवल भारत की संस्कृति को बाहर कंट्रीज के अंदर, उनकी संस्कृति को भी अपनाना। जो जिस संस्कृति के अंदर अच्छी बातें हैं उन चीजों को अपना कर अपना डेवलप करना। सभी संस्कृतियों को अगर हम लेकर चलें तो साथ में जो जो वहां पर अच्छी बातें हैं उन चीजों को ऑब्जर्व करके हम एक बेहतर मनुष्य, बेहतर भविष्य का, बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का था कि जितनी भी संस्कृतियां उन सबका नॉलेज मिले, सबको पहचाने, और उनकी जितनी भी एथिक्स हैं जो हमारे भविष्य के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जो भी बालक वहां पढ़े सभी को एक समान शिक्षा दी जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो। इस बेस के ऊपर उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया था। रविंद्रनाथ टैगोर की शैक्षिक अवधारणा प्रकृति,
के ऊपर डिपेंड थी, स्वतंत्रता को मानती थी, रचनात्मकता को मानती थी और स्पेशली मानवता पर आधारित थी। इन चीजों को वो साथ लेकर चलते थे कि प्रकृति से प्रेम होगा तो चीजें इजीली सीखी जाएंगी, स्वतंत्रता की भावना आएगी, बालक रचनात्मकता में होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बालक में मानवतावादी जो गुण है वो डेवलप हो पाएगा। बालक चीज इस तरह समझ पाएगा कि किसी को पीड़ा नहीं देनी, उस पीड़ा से क्या प्रॉब्लम होगी, क्या होगा। बच्चे के अंदर सहिष्णुता का गुण, दया, प्रेम, सहानुभूति, ये गुण बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएंगे अगर बालक प्रकृति की गोद में रहता है, नेचर से कनेक्टेड रहता है। उनका विश्वास था कि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन को सुंदर बनाती है, सृजनशील बनाती है और मानवीय बनाती है। शिक्षा का मेन टारगेट क्या है? शिक्षा वही है जो बालक के जीवन को सुंदर बना दे, बालक को अपने जीवन से घिन ना हो, बालक अब कभी भी अपने आप को हीन भावना में लेकर ना आए, ऐसी शिक्षा उससे प्राप्त हो जिससे बालक आकर्षक बने, सुंदर बने। सुंदर से मतलब रंग रूप से यहाँ बात नहीं हो रही, वहां पर है कि जीवन की सुंदरता बालक के अंदर आए। बालक नेचर को समझेगा तो उसकी सुंदरता, क्योंकि नेचर के अंदर बहुत ब्यूटी है। नेचर के अंदर आप नदियों का जल देखो, पेड़ों की हरियाली देखो, फूलों का ग्रो करना देखो, मिट्टी को देखो, ये सारी चीजें बहुत ही अपने आप में एक यूनिक चीजें हैं। आप किसी भी चीज को आप देखते हो तो बालक उन सुंदरता को पहचाने, चीज़ों की वैल्यूज़ को पहचाने, वो जो चीज़ें हैं वो क्या हमें सिखाती हैं, उन चीज़ों को सीखेगा तो बालक का जो जीवन है वो स्वतः ही सुंदर बन जाएगा और बालक सृजनशील, रचनात्मकता बने और बालक के अंदर मानवतावादी जो है, बालक प्रेम, दया, सहिष्णुता, आदर, सत्कार, इन चीज़ों को सीख पाएगा। शिक्षा और समाज का संबंध, अभी संस्कृति और हमने शिक्षा का संबंध देखा था, धर्म और शिक्षा का संबंध देखा था, अभी समाज के साथ शिक्षा का क्या रिलेशन है। अभी बताया था कि शिक्षा क्या है, जो समाज को आवश्यकता होती है उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती है और जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो समाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समाज शिक्षा को दे रहा है तो शिक्षा समाज को दे रही है। शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक है, शिक्षा समाज का निर्माण करती है और समाज शिक्षा को दिशा देता है। बार बार हमने इसी बात को पढ़ा कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के बेस के ऊपर ही हम शिक्षा ग्रहण करते हैं कि समाज को क्या आज किस संस्कृति की आवश्यकता है, कौन से मॉरल वैल्यूज डेवलप होने चाहिए, क्या समाज को चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग ही शिक्षा, जो हमारा करिकुलम हमने पढ़ा था कि किस तरह बनाया जाता है। तो करिकुलम को बनाने में हम पहले देखते हैं कि समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को बनाया जाता है। तो समाज और शिक्षा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित है। समाज के अंदर ये सारी संस्कृति हमने पढ़ी, धर्म पढ़ी, मॉरल वैल्यूज पढ़े, ये सारी समाज को आवश्यकताएं हैं। समाज बेहतर समाज बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता है, इस वजह से इसको शिक्षा के अंदर इंक्लूड किया गया। तो समाज शिक्षा को दे रहा है, शिक्षा समाज को दे रही है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दोनों का ही अस्तित्व नहीं है। समाज की आवश्यकताएं, उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति शिक्षा से परिलक्षित होती हैं और शिक्षा से व्यक्ति सामाजिक जीवन के लिए तैयार होता है। शिक्षा क्यों दी जाती है? समाज के निर्माण के लिए। कहा जाता है ना कि शिक्षक कौन है? एक भविष्य निर्माता है। वो बालक को इस तरह बनाएगा कि जो समाज का भविष्य है वो उन्नत बने, वो ऊपर की ओर जाए, वो प्रगति की ओर जाए। तो समाज को बनाने में शिक्षा अपना रोल प्ले करती है। अब शिक्षा किस तरह ग्रहण की जाए कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनको उसके अंदर डाला जाए। क्या क्या समाज के अंदर मॉरल वैल्यूज चाहिए, क्या कौन सी परंपराएं चाहिए, कौन सी संस्कृति चाहिए, किस तरह का आध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, मॉरल वैल्यूज, नैतिकता क्या चाहिए समाज को, उसी के अकॉर्डिंग ही शिक्षा को मैनेज किया जाता है। शिक्षा और समाज में संबंध के कारण सबसे पहले समाज की आवश्यकता है। समाज की उन्नति के लिए शिक्षित नागरिक चाहिए। हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं? समाज को उन्नत करने के लिए। समाज की उन्नति के लिए हमें शिक्षित नागरिक चाहिए, तो उन्हें शिक्षा हम ग्रहण पाएंगे। फिर संस्कृति के संरक्षण के लिए शिक्षा संस्कृति परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। अभी हमने संस्कृति को पढ़ा था, शिक्षा और संस्कृति में क्या संबंध है, तब बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति हस्तांतरित कैसे की जा सकती है? शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है। आज जिस कल्चर के मॉरल वैल्यूज हैं वो आगे की पीढ़ी तक कैसे पहुंचे? जब वो मॉरल वैल्यूज बच्चों को सिखाए जाएंगे तो वो आगे की पीढ़ी तक जाएंगे। वो किस माध्यम से सिखाया जा सकता है?
माध्यम से सिखाया जाता है। तो शिक्षा समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाती है, समाज के नैतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाती है, समाज की परंपराओं को, रीति रिवाजों को, समाज की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम शिक्षा के जरिए है। शिक्षा ही उनका मीडियम बनती है। सामाजिक परिवर्तन शिक्षा समाज में नए विचारों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को, सुधार को लेकर आती है। शिक्षा के माध्यम से ही जो करंटली समाज के अंदर चल रहा है, अगर टेक्नोलॉजी आ रही है, नई पीढ़ी को वो किस तरह सिखाया जा सकता है, वो शिक्षा के माध्यम से सिखाया जा सकता है। समाज को किस चीज की आवश्यकता है, कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है, कौन से सुधार की आवश्यकता है, तो वो किसके माध्यम से सिखाया जाएगा, शिक्षा के माध्यम से ही सिखाया जाएगा। तब बच्चे इन चीजों के जागरूक होंगे, तो वो समाज में उन चीजों के अंदर बदलाव लेकर आएंगे। तो शिक्षा के माध्यम से ही उन्हें किया जा सकता है। सामाजिक नियंत्रण शिक्षा के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति को नियम, अनुशासन, नैतिकता सिखाकर समाज में व्यवस्था बनाए। जब बालक अनुशासन सीखेगा, आत्म अनुशासन सीख रहा है, जब बालक नैतिकता को सीख रहा है, जब बालक नियमों को सीख रहा है, किस तरह उन चीजों को अप्लाई करना है लाइफ के अंदर, व्यवहार में किस तरह उनको एग्जीक्यूट करना है, इन चीजों को बालक शिक्षा के माध्यम से ही सीख रहा है। अब शिक्षा के माध्यम से बालक ने सीखा तो वो अप्लाई कहाँ करेगा, उसी समाज में अप्लाई करेगा। समाज को अगर नियम चाहिए, अनुशासन चाहिए, तो वो शिक्षा के माध्यम से ही प्रोवाइड करवाया जा सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से समाज को जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन चीजों के अंदर चेंज चाहता है, जिन चीज ऐसी चीजें जिससे समाज डेवलप हो पाए, समाज का विकास हो पाए, वो शिक्षा के जरिए ही उन चीजों को प्राप्त कर सकता है। समानता और न्याय, इस चीज की भावना भी शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा समाज में समानता, भाईचारे और बंधुत्व की भावना को लाती है। हमने विश्व बंधुत्व भी देखा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते थे कि विश्व बंधुत्व की भावना हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, आध्यात्मिक के बारे में पढ़ा, प्रकृति के बारे में पढ़ा। समाज को जिन चीजों की आवश्यकता है वो शिक्षा के माध्यम से ही प्रोवाइड होना पॉसिबल है। शिक्षा के जरिए ही हम उन चीजों को बच्चे के अंदर उन चीजों को करवाएंगे, बच्चा उन चीजों शिक्षा के माध्यम से सीख पाएगा, और जब वो सीख जाएगा तो समाज को वो चीज प्रोवाइड हो पाएगी। समानता और न्याय, बालक में बिना जातिगत भेदभाव के बालक अगर वहां शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो बालक के अंदर स्वतः ही ये विकास, ये मॉरल वैल्यूज डेवलप हो जाएंगी कि भेदभाव नहीं करना, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, किसी भी अलग वे के ऊपर, जेंडर को लेकर ये भेदभाव नहीं करना। बालक में भाईचारे की, विश्व बंधुत्व जिसको अपन कहते हैं, उन चीजों की भावना का विकास होगा। शिक्षा और समाज का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा का मेन टारगेट ये है कि बालक की पर्सनालिटी डेवलप हो पाए, बालक के व्यक्तित्व का विकास हो पाए। तो समाज को योग्य नागरिक प्रदान करना शिक्षा का टारगेट है कि किस तरह बालक को समाज के लायक बनाया जाए, एक बेहतर नागरिक बनाया जाए। तो ये सारा शिक्षा के माध्यम से। सामाजिक एकता, समाज में सहयोग, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना बढ़ाना, और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना, संस्कृति को सुरक्षित करना और उसमें नवीनता लाना, नयापन लाना। जैसा कल्चर नीडेड है समाज को, वैसा कल्चर लेकर आना। जैसी टेक्नोलॉजी समाज को नीडेड है, वैसी टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना। जैसे समाज के अंदर संस्कृति की जरूरत है, वैसी संस्कृति को अपना, ये सारी चीजें शिक्षा के माध्यम से ही अपनाई जा सकती हैं। सामाजिक प्रगति, शिक्षा के माध्यम से ही हम विज्ञान, कला, तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। तो समाज की प्रगति के अंदर भी शिक्षा ही अपना रोल है। शिक्षा के माध्यम से ही इन चीजों को डेवलप किया जा सकता है कि समाज उन्नति कर सके और एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो पाए। नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति, समाज में आदर्श मानवीय मूल्यों का विकास करना, ये भी शिक्षा के माध्यम से ही पॉसिबल है। राष्ट्रीय एकता को बच्चों को सिखाना, अंतर्राष्ट्रीय एकता को, वसुदैव कुटुंबकम, हमने ये चीजें पढ़ी। फिर अपने देश के प्रति प्रेम किस तरह करना है, देश की धरोहर को किस तरह सेव करना है, वो सारी की सारी चीजें इसी के माध्यम से पॉसिबल हो सकती हैं। और कोई ऐसा जरिया नहीं है जिसके माध्यम से ये चीजें पॉसिबल हों। शिक्षा से ही राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है और विश्व बंधुत्व की भावना भी विकसित होती है। शिक्षा ही है जिसके द्वारा हम संपूर्ण विश्व को जान सकते हैं, अपने देश को जान सकते हैं, उनकी धरोहर को जान सकते हैं, उनके नैतिक मूल्यों को जान सकते हैं,
के एथिक्स को जान सकते हैं, क्या-क्या आदर्श हैं उनको जान सकते हैं। हमारे क्या-क्या रिचुअल्स हैं, क्या-क्या परंपराएँ हैं, उन सबको हम जान सकते हैं। वो शिक्षा ही एक ऐसा ज़रिया है जिनके माध्यम से चीज़ों को जाना जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम चीज़ों को जान सकें। चीज़ों को के अंदर जाकर गहराई से जानने के लिए हमें शिक्षा प्राप्त करनी होगी। शिक्षा ओनली किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर संपूर्ण सर्वांगीण विकास की बात हो रही है। शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होगा, जिसके द्वारा चीज़ों को पाएगा, अपने अंदर डेवलप कर पाएगा और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएगा। इस प्रकार शिक्षा समाज का अविभाज्य अंग है, और शिक्षा समाज को दिशा और समाज को शिक्षा का उद्देश्य प्रदान करते हैं। ये यूनिट हमारी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट कल अपन स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट रहती है शिक्षा मनोविज्ञान। उस यूनिट को कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर